नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। मैं आप सब लोगों को एक तरीके से थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैंने ये सीरीज़ बनाई थी तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा, बिकॉज द इशू इज़ सो पोलराइजिंग, तो बहुत ज़्यादा लोगों को रिजर्वेशन रहेगा इसे सुनने में, इसे समझने में। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी इशू कोई पोलराइजिंग हो जाता है, लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है कि जो ओपिनियन वो ऑलरेडी बना चुके हैं उस पे क्यों विचार करना है। मतलब ये बहुत स्वाभाविक सी बात रहती है, लोगों को डर रहता है कि कहीं उनके विचार में परिवर्तन ना हो जाए। और यह डर भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बार हम लोगों को कुछ इस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं जिस तरीके से हमें फर्दर डिस्कशन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। हमको लगता है कि ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीटेड भी हो सकता है। बट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स I have received from after creating this series is very encouraging, and thank you once again to everyone who have heard who has heard these episodes earlier, and come back with feedback, with suggestions, with encouraging messages. तो आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे शरीयत एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो वापस से एक बार रिवीजन करना तो ज़रूरी ही बनता ही है। तो हमने सबसे पहले समझा था फर्स्ट एपिसोड में मीनिंग एंड बैकग्राउंड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद हमने समझा कि लॉ कमीशंस क्या है, कैसे चेंजेस हुए प्री इंडिपेंडेंस। फिर हमने हिंदू कोड बिल समझा, सारी प्रोसेस समझी, उसमें ये समझा कि किस तरीके का ऑपोजिशन था। और मेन जो वहाँ पे मैंने को एम्फेसाइज करने की कोशिश करी कि ऑपोजिशन जब भी कोई ऐसा वर्ग जिसके विशेष अधिकारों का हनन हो रहा है, उस केस में हिंदू मेन जिनके विशेष अधिकारों का हनन होते हुए उन्हें दिख रहा था, तो वो लोग भी अपोज ही कर रहे थे, है ना। और हमने इसमें बहुत सारे लोग के नाम भी सुने जो काइंड ऑफ ऑपोजिशन में खड़े थे। और हमने समझा कि इसमें वही है कि मतलब दिस इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, बट इट इज़ अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप लूजिंग इट्स रिजर्व्ड powers for the powers that have been given to them through oppressive rules, through oppressive customs for probably centuries, जो कंटिन्यू होते आ रहा है। जब वो अपनी वो विशेष अधिकार लूज करने की बारी आती है तो वो ऑपोजिशन हमेशा आएगा ही। फिर हमने चौथे एपिसोड में समझा क्रिश्चियन, पारसी, जू, ट्राइबल एंड गोवा में जो सिविल कोड है उसको हमने अच्छे से समझा। और बार बार जब मैंने पिछले एपिसोड में, जैसे मैंने कहा, लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, मैंने इसी को एम्फेसाइज किया था कि डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना while removing the discrimination is the core of this discussion, this topic। और आज हम शुरू करेंगे शरीयत एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब शरीयत का मतलब क्या होता है? शरीयत का मतलब होता है डिवाइन लॉ, और इस डिवाइन लॉ के 4 सोर्सेज हैं। शरीयत के 4 सोर्सेज हैं। व्हाट आर दोज 4 सोर्सेज? तो सबसे पहला तो कुरान, और कुरान में जो लॉज पैगंबर मोहम्मद ने बनाए हैं, दे फॉर्म द मोस्ट, लाइक कुरान बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर शरीयत। फिर कुरान के बाद एक कहते हैं हदीथ, और हदीथ का मतलब ये होता है कि जो बातें मोहम्मद पैगंबर ने जो कहा या जो किया, उनके कहने और उनके करने को एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह देखा गया, और उसके बेसिस पे एक अंदाज़ा लगाया गया कि हाँ, अगर पैगंबर ने ऐसा किया है तो ऐसा किया जा सकता है। सो दैट ऑल्सो फॉर्म्स द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू कैन से डॉक्यूमेंट और गाइडिंग प्रिंसिपल इन शरीयत। तीसरा होता है कियास। तो पहला हुआ कुरान, फिर हदीथ, फिर तीसरा हुआ कियास। कियास का मतलब होता है इन्फरेंस ऑन कुरान एंड हदीथ। इन्फरेंस का मतलब कि विचार विमर्श करके ये समझा जाए कि इन सिचुएशंस में पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया होता या क्या कहा होता। तो जो वो इन्फ्रेंसेस ऑन हदीथ एंड कुरान को
कियास कहा जाता है, एंड देन फाइनली इट द फोर्थ एस्पेक्ट इज़ इज्मा। और इज्मा का मतलब होता है कि कुछ नए मुद्दे हैं। अब जैसे ज़माना जब आगे बढ़ता है, हम जब आगे बढ़ते जाते हैं तो सोसाइटल नॉर्म्स चेंज होते जाते हैं, प्रॉब्लम्स चेंज होते जाती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे शायद गाइडेंस जब नहीं था, तो उस पे फिर इस्लामिक लीगल स्कॉलर, जूरिस, ये लोग सब विचार विमर्श करके एक कंसेंसस ड्रॉ करते हैं, और उस कंसेंसस से फिर गाइडेंस बनाया जाता है कि अभी क्या किया जाए, तो उसे इज्मा कहते हैं। तो शरीयत के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें 4 डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग यू कैन से डॉक्यूमेंट हैं, जिनमें कुरान एक है, हदीथ एक है, कियास है एंड इज्मा। अब इसमें भी हमें जैसे पता है कि इस्लाम में 2 जो एक बहुत बड़े मेजर डिविजन्स हैं, वो है शिया और सुन्नी। और इसमें हम ज़्यादा डीप में न जाते हुए बस ये समझ लेंगे कि शिया जो ग्रुप है वो ये मानता है कि पैगंबर के परिवार को ही इस्लाम के जो प्रमुख हैं उनका पद मिलना चाहिए, पैगंबर के किसी परिवार वाले को ही मिलना चाहिए। और सुन्नी जो ग्रुप है उनका मानना ऐसा होता है कि परिवार के बजाय इस्लाम के जो प्रमुख लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। अब वो व्यक्ति परिवार का हो या ना हो, वो दैट डजेंट मैटर, बट कलेक्टिव डिसीजन से पता करेंगे कि कौन होगा दी हेड। और सुन्नी पॉपुलेशन मतलब 80 to 90% ऑफ मुस्लिम्स आर इन द सुन्नी पॉपुलेशन। तो हम जो आज शरीयत की व्याख्या समझेंगे, जिस पे हम फोकस करेंगे, वो है जो सुन्नी समाज की व्याख्या होती है। अब क्या होता है कि सुन्नी समाज की भी 3 या 4 डिफरेंट व्याख्या है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं ऑफ शरीयत। और उसमें एक जो प्रमुख धारा है विद इन सुन्नी समाज, वो है हनफी धारा, जिसे ये वही है जो मैं आपको पहले एपिसोड में बता रहा था कि औरंगज़ेब ने जो जिस धारा को फॉलो करके क्रिमिनल और सिविल कोड उस ज़माने में बनाए थे, उस धारा में ही वही धारा है ये हनफी धारा, मतलब एक स्ट्रीम ऑफ थॉट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ शरीयत। अब ये हनफी धारा में समझते हैं, तो अब जैसे हमने समझा कि सारे मामलों में 2 डिविजन्स हैं, क्रिमिनल एंड सिविल। तो सबसे पहले क्रिमिनल समझते हैं कि हनफी धारा में क्रिमिनल कोड क्या कहता है। अब 3 चीज़ों पे क्रिमिनल कोड पे फोकस किया जाता है। पहला है हुदूद, और हुदूद का मतलब होता है वो अपराध जो ईश्वर के विरुद्ध होते हैं, है ना, ईश्वर के विरुद्ध। तो जैसे अडल्ट्री, मतलब किसी महिला ने किसी अपने पति के अलावा किसी और के साथ अगर संबंध बनाए तो उसे अडल्ट्री कहते हैं, और इसको जीना कहा जाता है, अडल्ट्री को जीना कहा जाता है। तो जीना एक हुदूद है, एक अपराध है जो ईश्वर के विरुद्ध है। वैसे ही चोरी भी हनफी धारा में जो चोरी है उसमें क्रिमिनल कोड में चोरी को भी हुदूद कहा जाता है कि ईश्वर के विरुद्ध ये अपराध है। अब कीसास, दूसरा एक हो गया हुदूद, दूसरा हो गया कीसास। और कीसास क्या है? 2 व्यक्तियों के आपस के बीच का कोई झगड़ा है, कोई हिंसा है, तो उसको कीसास में रखा जाता है। और ये वही सिचुएशन है जहाँ व्यक्ति का परिवार बता सकता है कि किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए अपराधी को, वो डिसाइड कर सकते हैं। और जो कुछ हुदूद में भी नहीं आता और कीसास के अंतर्गत भी नहीं आता, उसे कहा जाता है ताज़ीर। और ताज़ीर में क्या क्या आ सकता है कि अपहरण है या झूठी गवाही दे दी किसी ने, तो ये सारी चीज़ें ताज़ीर में आती है। तो वापस से समझते हैं, क्रिमिनल कोड में हनफी धारा में 3 इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरीज हैं, वो है अपराधों की कैटेगरी है, वो है हुदूद मतलब ईश्वर के विरुद्ध किया जाने वाला अपराध, अडल्टरी चोरी का हमने एग्जाम्पल लिया, फिर किसास जो 2 व्यक्तियों के बीच में जो आपसी वैर है या अपराध या हिंसा हुई है, और फिर हुआ ताज़ीर जो विच डजंट आइदर फॉल इन हुदूद और नॉर इन किसास। तो ये 3 कैटेगराइजेशन हुए। अब हुदूद जो अपराध होते हैं, जो हमने कहा ईश्वर के विरुद्ध अपराध होते हैं, उन अपराधों में माफ़ी नहीं होती, उसमें गंभीर सज़ा होती है। जैसे जीना के लिए पत्थर मार के हत्या कर दिया जाना एक सज़ा है,
चोरी के लिए हाथ काट लेना। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अरे ये सिर्फ ऐसा मुस्लिम समाज में ही ऐसी सज़ाएं हैं, तो ऐसा एक्चुअली नहीं है। ये सब जो है ना, अब मैंने जैसे पहले एपिसोड में भी आपको बताया था, ये सब ट्राइबल टाइप के लॉज थे जब हम ट्राइबल सोसाइटीज़ में जी रहे हैं। जैसे एक इंटरप्रिटेशन ऑफ मनुस्मृति जो हमको पता है, उसमें हिंदू धर्मशास्त्रों की भी बात करें तो ऐसा एक नियम है कि शूद्र ने किसी ब्राह्मण की गाय चोरी कर ली तो उसके दोनों पैर काट दिए जाएंगे, इसका भी प्रावधान है। तो ऐसा नहीं हमको समझना है कि अरे सिर्फ मुसलमानों में ऐसा है, ऐसा नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइबल लॉज, राइट। तो ये जो हुदूद में जो सज़ाएं हैं, जैसे मैंने कहा, इनमें गंभीर सज़ाएं हैं, इनमें माफ़ी का प्रावधान नहीं होता है ना। तो अब हम इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं कि ये कितना भयावह हो सकता है। तो 1979 जब मिलिट्री रूल लागू हो रहा था पाकिस्तान में ज़िया उल हक के अंडर, तो उन्होंने वहाँ पर हुदूद लॉज अप्लाई कर दिए। ही ब्रॉट हुदूद ऑर्डिनेंसेस बैक। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 20th सेंचुरी में आप अपनी कंट्री को लेके चले गए प्रॉब्ली 15th सेंचुरी एंड इवन बिफोर, है ना, वहाँ पे लेके पहुँच गए आप। तो हुदूद ऑर्डिनेंसेस अप्लाई हो गए वहाँ पर। अब जब हुदूद ऑर्डिनेंसेस अप्लाई हुए तो उसमें एक कानून ऐसा होता है हुदूद में कि अगर किसी महिला ने रेप का आरोप लगाया है किसी पे, ठीक है, तो इस महिला को 4 पुरुष गवाह लाने होंगे, 4 आई विटनेसेस, 4 पुरुष आई विटनेसेस। आप समझ रहे हैं कि एक महिला ने रेप का आरोप लगाया और उसको 4 पुरुष आए, कहाँ से मिलेंगे 4 पुरुष आई विटनेसेस? और अगर ऐसा ना कर पाई ये महिला तो उस पर जीना का आरोप लगाया जाएगा, अडल्ट्री का आरोप लगाया जाएगा और उसे उसकी जीना की सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि ये उसने अपनी इच्छा से किया है। आप सोच रहे हैं कितना ड्रकोनियन कॉन्सेप्ट है ये। और इसका एक जो केस हुआ था जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया, आप इंटरनेट पे ज़रूर सर्च करिएगा, इसके बारे में बहुत रिपोर्ट्स हैं। उस केस का नाम था मुख्तार माई केस। अब मुख्तार माई की सिचुएशन में हुआ ये कि एक कबीले के व्यक्ति से, मतलब किसी दूसरे कबीले के व्यक्ति से मुख्तार माई की नापसंदगी थी, है ना, मतलब कुछ होगा, मतलब पर्सनल कुछ वो होगा। तो उस व्यक्ति ने ये आरोप लगाया कि मुख्तारन के भाई ने उसकी बेटी के साथ प्रेम संबंध लगाए। तो सामने वाला कबीले जिसकी मुख्तारन के से नापसंदगी थी, उसने ये आरोप लगाया कि मुख्तारन के भाई ने मेरी बेटी के साथ प्रेम संबंध बनाए हैं, और क्योंकि उसके भाई ने ऐसा किया है, मुख्तारन के भाई ने ऐसा किया है, तो उस कबीले को इसका हिसाब चुकता करना होगा। और हिसाब कैसे चुकता हुआ? 4 पुरुषों ने, 4 men raped मुख्तारन एंड 10 men watched it happen। 10 पुरुषों ने उसको होते हुए देखा और मुख्तारन न्याय मांगते मांगते थक गई पर न्याय नहीं मिला। तो पहले मिलिट्री कोर्ट, और मिलिट्री कोर्ट में 6 लोगों को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई, और बाद में इन 6 में से 5 को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारों को बरी कर दिया। और फिर वहाँ के जो शरीयत कोर्ट ने तो ये भी कह दिया कि पूरे मामले की सुनवाई हुदूद के तहत होनी चाहिए। बट तब तक मामला इंटरनेशनल अवेयरनेस में आ चुका था और बहुत ज़्यादा अप्रोर होने लगी, तो जाकर थोड़ा ये मामला मतलब शांत हुआ। और आप ज़रूर पढ़िए अगर आपको थोड़ा भी क्यूरियोसिटी है। बट कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के, ये हमारा सौभाग्य है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारे देश में रहने वाली मुस्लिम पॉपुलेशन का सौभाग्य है कि यहाँ पर ऐसा कानून नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1860 में इंडियन पिनल कोड ले आया था, जो मैंने आपको बताया था, हमारे जो लॉ कमीशन वगैरह वाली जब डिस्कशन हुई थी, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी लागू हो गया था जिसमें कुछ अमेंडमेंट हुए 1973 में। बट ये उसी समय आ चुका था, सो दैट क्रिमिनल मामलों में वो यूनिफॉर्मिटी लेकर आ गए थे, है ना। तो ये बात हमको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि क्रिमिनल मामलों में यूनिफॉर्मिटी आ गई, ये हमारा भाग्य है एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। और
अब जो इंटरेस्टिंग बात है इसमें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ग्रुप्स हैं जो सिविल मामलों में चाहते हैं कि अभी भी शरीयत और पर्सनल लॉ जो जो चैंपियन कर रहे हैं कि हमें शरीयत और पर्सनल लॉ पे ही सिविल मामले में चलने दिया जाए, उनमें से एक ग्रुप भी ये नहीं कहता कि क्रिमिनल मामलों में भी चलने दो। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि जो जो जिया उल हक ने जो हुदूद ऑर्डिनेंसेस लाए थे उनमें से तो कितनी ही अभी तक रिपील नहीं हुए हैं पाकिस्तान में, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो ग्रुप्स सिविल मामलों में कह रहे हैं कि अरे ये तो हमारा धर्म है और इसके कारण से उनको चलने दिया जाए, दे आर नॉट चैंपियनिंग दिस सेम थिंग टू हैपन इन द क्रिमिनल लॉज, है ना। क्योंकि अगर धर्म की बात होती, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मामला धर्म का नहीं है, मामला सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन और वंचितों के अधिकारों का है जिनके अगेंस्ट ऑपरेशन हो रहा है थ्रू दीज कस्टम्स एंड थ्रू दीज ऑपरेसिव लॉज। उनके अधिकारों की बात का मामला है। दिट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन का मामला होता तो क्रिमिनल कोड भी पुराना वाले ही लाने को सही होता, है ना। बट ऐसा नहीं है। तो जो चैंपियन सिविल मामलों में पर्सनल लॉ और शरीयत लॉ को लाने को कह रहे हैं वो क्रिमिनल मामलों में ये बात नहीं कह रहे हैं। तो बार बार यही एम्फेसिस करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन एज इट इज़ बीइंग मेड टू बी। ये बात प्लीज़ आप हमेशा थोड़ी सी विचार करिए, ध्यान दीजिए इस बात पे, है ना। तो अब हम आते हैं सिविल मामलों पे। तो क्रिमिनल मामले तो हमने अभी इसके साथ वहाँ पर डिस्कस कर लिए। अब आते हैं सिविल मामलों पे जिस पे सबसे ज़्यादा डिबेट है, डिस्कशंस हैं, हीटेड ओपिनियंस हैं हर तरफ। तो अब सिविल मामलों में जंप करने से पहले, और हमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया सिविल मामले कौन कौन से हैं। लेट्स रिवाइज अगेन। मैरिज एंड डिवोर्स, मेंटेनेंस, सक्सेशन, गार्डियनशिप एंड अडॉप्शन। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि ये सिविल मामलों में बदलाव क्यों नहीं हुआ। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो क्या लिखा हुआ था, दैट स्टेट शैल एंडेवर टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये तो पहले से ही लिखा हुआ था और इसकी कोशिश भी करी गई, है ना। बट कहते हैं ऐसा है कि उस समय की सिचुएशन को देखकर, उस समय की सिचुएशन मतलब कि पार्टीशन उसी समय हुआ था, द सेंटिमेंट्स वर वेरी वेरी डिफरेंट, है ना। तो उस समय की सिचुएशन को देखकर ये सिर्फ हिंदू समाज में उस समय जो चेंजेस किए गए वो जो हमने हिंदू कोड बिल के थ्रू समझे, जो ऑपोजिशन वगैरह समझा, तो वो सिर्फ हिंदू समाज पे फोकस करके किए गए। बट नथिंग वाज डन टू रिफॉर्म, to improve the situation in the Muslim Civil Code, जिसके कारण से काफ़ी ऑपरेशन चलते आ रहा था। अब देखिए, ये तो एक मतलब कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल आंसर ये हुआ कि वहाँ पे सिचुएशन बहुत सेंसिटिव थी। बट अगर आप समझें कि 1961 में दहेज अबॉलिशन एक्ट लाया गया था, डाउरी अबॉलिशन एक्ट, तो उससे और प्रोग्रेसिव हो गया हिंदू समाज, है ना। वो एक्ट लाने के बाद और प्रोग्रेसिव हो गया। जैसे देखिए, एक्ट लाने से होता ये है कि यू हैव नाउ गिवन लीगल फ्रेमवर्क टू पीपल हु माइट बी फीलिंग ऑप्रेस्ड। नाउ दे कैन गो टू कोर्ट टू आस्क फॉर जस्टिस, है ना। अगर एक लीगल फ्रेमवर्क है तो इससे धीरे धीरे जनता उसका फ़ायदा उठाने लगती है। ये हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे लोग कोर्ट जाके अपना हक मांग सके। पिछले एपिसोड्स में हमने बहुत सारे लॉ सिचुएशन सुनी जहाँ ऐसा हमने देखा। तो आपको लीगल फ्रेमवर्क जब मिल जाता है तो उसका ये फ़ायदा होता है। तो देखिए, 1961 में दहेज अबॉलिशन के साथ एक जो पूरा 1829 टू 1961, उसमें हम देखेंगे कि हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जूस सबको एक किसी न किसी तरीके से इन सारे समाज में एक बहुत अच्छे कुछ रिफॉर्म्स हुए जिसके कारण इनमें जो ऐसे ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस थे उनको हटाया गया। बट नीदर प्री इंडिपेंडेंस एंड नॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस एनीवन टुक अप एनी रिफॉर्म्स फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी, है ना। और मैंने जैसे कहा कि प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं कि अरे उस समय सिचुएशन बहुत सेंसिटिव थी, बट ऑनेस्टली इसका कोई भी प्रिंसिपल्ड आर्ग्यूमेंट नहीं है। क्यों नहीं किया गया इसका ऐसा कोई जवाब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू जी को अपने पहले 3 जो उनका जो कार्यकाल थे उनमें यह कोशिश करनी चाहिए थी कि मुस्लिम समाज में भी ये रिफॉर्मेशन हो सकता था।
है ना। तो अब हमने ये जब समझ लिया है तो अब हम आते हैं मैरिज पे, मतलब निकाह। और निकाह क्या होता है मुस्लिम समाज में? निकाह इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, और उसके लिए निकाहनामा तैयार किया जाता है और दोनों तरफ से मर्जी पूछी जाती है। जो जो दैट आइडिया ऑफ सेइंग कुबूल है इज़ फ्रॉम बोथ साइड, मतलब दोनों साइड की मर्जी से निकाह फाइनल होता है। और इसमें एक बहुत जो अच्छी प्रैक्टिस है मुस्लिम समाज में वो है मेहर की प्रैक्टिस। और मेहर की प्रैक्टिस में मेहर इज़, यू कैन से, ऑपोजिट ऑफ आस्किंग फॉर डाउरी। तो मेहर बेसिकली हस्बैंड गिव्स इट टू वाइफ। अच्छा, जो मतलब कोई कोई लोग कहेंगे कि अरे बट मुस्लिम में तो जहेज नाम की प्रथा होती है, विच साउंड्स लाइक दहेज। और ऑनेस्टली अगर आप ये समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया हैज़ लर्न फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी ओनली। जो दहेज वाली जो प्रथा यहाँ शुरू हो गई है, वैसे अगर आप देखेंगे तो जो मुस्लिम मैरिज लॉ होते हैं उसमें मेहर की प्रथा होती है। दहेज जहेज की प्रथा अगर जो होती है वो नहीं होती है ना। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि एक हस्बैंड गिव्स मेहर टू वाइफ। एंड कब मिल सकता है मेहर? या तो इमीडिएटली दे दे, या एट द टाइम ऑफ डिवोर्स दे, या मृत्यु के पश्चात ये मेहर मिलेगा वाइफ को। बट द प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक सर्वे हुआ था जिसमें ऐसा पता चला कि ये जो मेहर अमाउंट होता है ये बहुत ही छोटा होता है। कुछ 84% ऑफ द वुमेन सेड कि 0 से 1000 रुपीज़ के बीच में ये मेहर अमाउंट होता है, विच इज़ वेरी 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 स्मॉल, है ना। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है पॉलीगैमी का एस्पेक्ट। 4 शादियां मुस्लिम पुरुष कर सकते हैं। और देखिए, ये फिर मैंने वही बताया, ये ट्राइबल लॉज की तरह अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन एनी सोसाइटी वेयर द सेक्स रेशो वॉज टिल्टेड टूवर्ड वुमेन, मतलब ज़्यादा वुमेन हैं, 1000 वुमेन अप टू लेट्स से 800 मेन हैं, तो बाकी जो बची हुई महिलाओं, फिर से ट्राइबल सोसाइटी, उस समय ऐसी विमेन एम्पावरमेंट वगैरह के कॉन्सेप्ट्स इतने प्रेवलेंट नहीं थे, तो उन महिलाओं का भरण पोषण कौन करेगा, ये सोच के प्रॉब्ली इस तरीके का लॉ बनाया होगा कि एक पुरुष 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। और आज के तारीख में अधिकतर मुस्लिम देशों में ये ख़त्म हो गया है। पॉलीगामी हैज़ बीन एंडेड। इसमें बांग्लादेश, ट्यूनीशिया, मोरक्को, इजिप्ट, टर्की, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पॉलीगामी को एंड कर दिया गया है। ठीक है। जो तीसरा हमको यहाँ पर समझना है कि 2 शब्द अगर आपने सुने होंगे कि एक हलाल होता है और दूसरा हराम होता है। और हलाल शब्द का मतलब होता है व्हाट इज़ परमिटेड, हराम शब्द का होता है व्हाट इज़ नॉट परमिटेड बाय रिलीजन। तो जो निकाह हलाला होता है, निकाह हलाला इज़ द प्रोसेस दैट मेक्स अ मैरिज परमिसिबल, है ना। तो ये निकाह हलाला एक बहुत बहुत ही कन्वॉल्यूटेड सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें देखिए सिचुएशन ऐसी है कि मान लीजिए किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, है ना। और तलाक के बाद अब हस्बैंड वाइफ को लगा कि लेट्स गेट बैक टुगेदर। उनको लगा कि नहीं यार, ये तो हमने प्रॉब्ली, दिस वाज नॉट अ ग्रेट डिसीजन। नाउ अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉज, अ वाइफ कैन ओनली कम बैक इफ शी फर्स्ट गेट्स मैरिड टू सम अदर पर्सन, consummates that marriage, मतलब she forms sexual relationship with that person and then gets a talaq। तो ये तो बड़ी ही मतलब कन्वॉल्यूटेड एंड अजीब सी ड्रैकोनियन टाइप प्रैक्टिस हो गई, है ना। और इस प्रैक्टिस का इंडिया टुडे ने एक निकाह हलाला सर्वे किया था, उसमें ये पता चला कि बहुत सारे इमाम चुपके चुपके 20,000 से 1.5 लाख रुपए लेकर ये निकाह हलाला करवा रहे थे। मतलब दे वुड गो फॉर वन नाइट स्टैंड विद दीज वुमेन हु वांटेड टू गेट बैक विद देयर ओन हस्बैंड एंड परफॉर्म निकाह हलाला फॉर देम, है ना। तो ये आप पढ़िएगा, आप देखिए आजकल गूगल पे आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं, मतलब यू कैन ऑल वेरीफाई। ये तो आपको पहली ही सर्च में ये इंडिया टुडे का एक जो सर्वे हुआ था और उसकी क्या रिपोर्ट है वो मिल जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि इस पर्सनल लॉ के कारण जो इस तरीके से बनाया गया है
कितनी बुरी सिचुएशंस फेस करती हैं कुछ विमेन इन द मुस्लिम कम्युनिटी। तो हमको बार बार ये समझना है कि इट इज़ रियली अबाउट रिमूविंग दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस। तो मैरिज में हमने क्या क्या समझा? मैरिज में हमने एक जो अच्छी प्रैक्टिस, जो मेहर मुझे लगता है एक अच्छी बात है कि एक हस्बैंड का परिवार कह रहा है कि आप हमें अपनी लड़की दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है एंड इसलिए हम मेहर की राशि कुछ देंगे। ठीक है। जो दो प्रैक्टिसेस हमने और डिस्कस करी वो है पॉलीगामी और निकाह हलाला, जिसका हमने एक इंडिया टुडे के सर्वे की बात करी और समझा कि क्या है ये सिचुएशन ऑफ निकाह हलाला। अब आते हैं डिवोर्स पे। देखिए, डिवोर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं मुस्लिम समाज में, और किस किस तरीके हैं ये एक बार समझ लेते हैं। तो एक तो हुआ तलाक, जो हमको जनरली पता है, जो डोमिनेंट वे ऑफ गेटिंग डिवोर्स है, जो 3 तलाक वाला जो कॉन्सेप्ट है। दूसरा होता है खुला। खुला को का मतलब होता है कि जब महिला खुद चाहती है डिवोर्स देना, बट उसमें म्यूचुअल कॉन्सेंट पे होना चाहिए ये। और उस केस में क्या होता है, खुला के केस में, बिकॉज महिला हैज़ आस्क्ड फॉर अ डिवोर्स, तो महिला को कॉम्पेंसेशन देना होता है पुरुष को। तीसरे तरीके का डिवोर्स होता है मुबारत। मुबारत का मतलब होता है म्यूचुअल कंसेंट से, और म्यूचुअल कंसेंट मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ को लग गया कि यार ये नहीं हो पाएगा, तो दे कैन डू अ डिवोर्स थ्रू मुबारत। तीसरा होता है चौथा होता है तफबीज़। तफबीज़ ये बहुत ही रेयर कॉन्सेप्ट है, बट इसमें बेसिकली आइडिया ये है कि कभी हस्बैंड ने वाइफ को ऐसा कहा हो कि तुम्हें, जैसे एक ब्लैंक चेक है कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि तुम कभी भी कुछ मांगोगी, तो तुमको कभी भी लगे कि ये दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, यू कैन आस्क फॉर अ डिवोर्स, है ना। तो ये हुआ तफबीज़, जब हस्बैंड ने इस तरीके का कमिटमेंट दिया हुआ है। और पांचवा होता है लियान। लियान में ऐसा होता है कि मान लीजिए हस्बैंड को लगा कि वाइफ हैज़ कमिटेड अडल्ट्री एंड हस्बैंड भी प्रूव नहीं कर पाया और वाइफ भी ये प्रूव कर नहीं पाई कि अडल्ट्री नहीं हुई थी, तो उस केस में म्यूचुअल डिस्ट्रेस से लियान के थ्रू डिवोर्स हो जाता है। और छठी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी प्रैक्टिस है ऑफ डिवोर्स, विच इज़ खियार। खियार का मतलब कि मान लीजिए किसी लड़की की शादी 15 साल की उम्र में हो गई, व्हेन शी हैज़ नॉट हिट प्यूबर्टी, है ना। और अब जब 18 और 19 में इफ़ शी हिट्स प्यूबर्टी, शी कैन डिसाइड दैट दिस मैरिज नीड्स टू बी अनल्ड। यही प्रैक्टिस हिंदू मैरिज एक्ट में भी है कि अगर 15 साल मतलब 15 साल के आसपास की उम्र में शादी हो गई, तो 18-19 के बाद, वयस्क होने के बाद लड़की उस शादी को खारिज कर सकती है। और यही एक अच्छी प्रैक्टिस जो खियार के थ्रू है, वो है कि डिवोर्स इस तरीके से हो सकता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस में, जैसे मैंने कहा, जो तलाक वाला तरीका है वो डोमिनेंट तरीका है, और उसमें क्या है कि दो तरीके के तलाक हैं। एक है तलाक सुन्नत और दूसरा है तलाक बिद्दत। और तलाक सुन्नत में भी 2 डिविजन्स हैं। समझ रहे हैं आप? तलाक जो है, पहले तो डिवोर्स के ही हमने समझे 5 से 6 अलग अलग वेज हैं, उसमें से जो मोस्ट प्रोमिनेंट वे है वो है तलाक। और तलाक के भी 2 तरीके हैं, एक है तलाक सुन्नत। अब तलाक सुन्नत में 2 तरीके और होते हैं। पहला होता है अहसन। अहसन मतलब आजीवन, मतलब मान लीजिए शादी के 1 साल बाद किसी ने बोल दिया तलाक, एक बार बोला, फिर 20 साल बाद फिर से दूसरी बार वो वर्ड अटर किया तलाक, और फिर वापस एट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक जब दोनों हस्बैंड वाइफ 60-70 साल के हो गए तब अगर बोला तलाक, तो फिर ये तलाक सुन्नत जो है, तलाक सुन्नत, ये अहसन मतलब ये आजीवन चलते रहा और फिर फाइनली तलाक होगा। दूसरा होता है तलाक सुन्नत में ही हसन। हसन मतलब 3 महीने में 3 बार बोला गया एंड देन वो तलाक हो गया। और जो अब एक नवाचार है, नवाचार मतलब ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है ये प्रैक्टिस, विच इज़ द आइडिया ऑफ तलाक बिद्दत, जो हमको पता है, विच इज़ कि आप 3 बार कभी भी बोल दो, आप बोल कर बता सकते हो। आप स्पीड पोस्ट में, ऐसा एक हम केस आगे सुनेंगे जिसमें स्पीड पोस्ट में बताया गया तलाक तलाक तलाक, और जैसे ही ऐसा बोला गया तो 3 महीने की अवधि तक
हस्बैंड मेंटेनेंस देगा और उसके बाद हस्बैंड का न बच्चों से न वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और यही है वो जो प्रॉब्लमेटिक वे ऑफ तलाक है, जिसमें 3 बार इस तरीके से बोल के, ये बहुत अन्यायपूर्ण सिचुएशन है ना, कि आप मेंटेनेंस भी नहीं दोगे 3 महीने के बाद, और है ना। तो दिस इज अबाउट डिवोर्स। तो हमने डिवोर्स डिस्कस कर लिया, हमने मैरिज भी डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सक्सेशन में। और सक्सेशन में जो प्रैक्टिस फॉलो होती है वो होती है, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एक्चुअली, जिसे कहते हैं शुफा। शुफा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ABCD के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है फैमिली में, एंड B डिसाइड्स टू सेल हिज हिस्सा, है ना। B डिसाइड्स टू सेल देयर हिस्सा। तो उसमें रूल ये है कि A एंड D विल हैव फर्स्ट राइट्स, मतलब A, C एंड D विल हैव फर्स्ट राइट टू बाय दैट प्रॉपर्टी, टू बिड फॉर दैट प्रॉपर्टी। और इससे ये इंश्योर होता है कि जॉइंट फैमिली में लोगों को मौका मिले कि प्रॉपर्टी में बाहर का हस्तक्षेप ना हो। और मुझे फिर से लगता है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो दूसरे समाज भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं बार बार आपको यही बता रहा हूँ, जहाँ जहाँ जो जो अच्छी प्रैक्टिसेस है मैं उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमको इन डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल्स के आधार पे जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी लाना चाहिए, है ना। कि डिस्क्रिमिनेशन तो हटाना ही है, बट जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं अगर हम उनको बोरो कर सकते हैं तो सारे समाजों में उसका फ़ायदा होगा, उसका इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे दूसरा जो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इन सक्सेशन लॉज, इन मुस्लिम पर्सनल लॉज फॉर सक्सेशन, उसमें बेटियों को प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट होता है। मतलब वो ये प्रॉपर्टी किसी को बेच सकती हैं। हिंदुओं में 1937 के बाद जो हिंदू वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट का जो कॉन्सेप्ट था, उसमें लिमिटेड एस्टेट होता है, मतलब वो एंजॉय कर सकती हैं, उसका उपभोग कर सकती हैं, पर वो किसी और को इसे बेच के आगे नहीं जा सकती। बट मुस्लिम समाज में ये हो सकता है। तो ये फिर से एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसे हमें समझना चाहिए कि बेटियों को प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट मिलता है। जो एक अच्छी बात नहीं है वो ये है कि जब प्रॉपर्टी के बंटवारा होता है तो 2/3 बेटे को मिलता है, 2/3 66%, और 1/3 बेटी को मिलता है, विच कैन बी इम्प्रूव्ड। इसको बराबर के हिस्से में किया जा सकता है, और ये एक इम्प्रूवमेंट वी कैन थिंक अबाउट। एंड दो फाइनली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि a Muslim person can only decide to give 1/3 of their property away to anyone। ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए जैसा हो सकता है ना कि किसी बाप को अपने कोई बेटे बेटी अच्छे नहीं लगते, है ना, तो दैट पर्सन कैन नॉट डिसाइड कि मैं उनको प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं दूंगा। उस द मैक्सिमम, मतलब उनको 2/3 तो देना ही पड़ेगा, 2/3 प्रॉपर्टी जाएगी ही जाएगी। तो ये हुआ सक्सेशन के जो 2-3 लॉज हैं वो हमने समझे। हमने उसमें शुफा समझा, हमने उसमें बेटियों के प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट राइट समझा, 2/3 1/3 वाला आइडिया समझा, एंड दिस आइडिया वेयर अ पर्सन कैन नॉट गिव मोर देन 1/3 अवे टू नो वन, है ना। तो ये अब हो गया मैरिज, डिवोर्स और सक्सेशन का डिस्कशन। मुझे लगता है आज हमको यहाँ पर थोड़ा पॉज लेना चाहिए, बट अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि 4 प्रमुख मुद्दे हैं, है ना। पहला, तलाक ए बिद्दत, जो 3 तलाक का कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जो पॉलीगामी का कॉन्सेप्ट है। तीसरा, निकाह हलाला का जो आइडिया है वो बहुत ही अजीब और ड्रकोनियन प्रैक्टिस है। और चौथा, कि डिवोर्स के केस में क्या मतलब किस तरीके से मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, कैसे आगे बात बढ़नी चाहिए। ये चौथा जो हमने समझा, जो एक प्रैक्टिस है जिसको हम इन 4 प्रैक्टिसेस पे हम विचार कर सकते हैं, जिसके कारण से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होता है और जिसके कारण से ऑपरेशन क्रिएट होता है, जिसके कारण से जो फ्रीडम है एक इंडिविजुअल की वो लिमिटेड हो जाती है ना। अब देखिए, मैं आपको इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि व्यवहार में, मतलब ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहते हैं कि हिंदू समाज में बहुविवाह
एक अपराध होने के बावजूद बहु विवाह मतलब मल्टी शादियाँ मतलब पॉलीगामी या बायगामी के ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलते हैं, है ना। और मुस्लिम समाज में ये होने के बावजूद मतलब पॉलीगामी अलाउड होने के बावजूद कम एग्जाम्पल मिलते हैं। ये आपको, आप कहीं और भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट कहने का मतलब ये है कि जो व्यवहार में है उसे हम फॉर्मलाइज भी कर दें तो उससे एक लीगल फ्रेमवर्क मिल जाएगा लोगों को न्याय मांगने के लिए हु आर नॉट गेटिंग दैट जस्टिस, है ना। तो यहाँ पर आज हम थोड़ा सा पॉज करेंगे, आप सोचिएगा इस बारे में, और अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जैसे आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 21 की बात करी थी। अगले एपिसोड में हम इन सब आर्टिकल्स पे, अब ये थोड़ा सा जो जुडिशियल एस्पेक्ट है हम उस तरफ डायरेक्शन लेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट सुनेंगे, हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंट्रिकेसीज हैं जिसके कारण से हमको एक सॉलिड बेस ऑलरेडी बन चुका है, और हम कैसे इन सब बातों के बारे में और विस्तार से सोच सकते हैं। आई थिंक इस पड़ाव पे पहुंच के वी नीड, आई थिंक मे बी वन और प्रॉब्ली 2 एपिसोड एंड वी विल बी डन विद दिस सीरीज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक लंबा एपिसोड वैसे ही हो चुका है, बट आई थिंक लाइक डिस्कसिंग ऑल ऑफ इट टुगेदर मेड सेंस। सो अगेन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद।